Good afternoon, students. Today it is my first class when I am live with you. जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक कोविड-19 फैला हुआ है, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस भी सस्पेंड है और आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में ये होता होगा कि हमारे कोर्सेज कैसे कंप्लीट होंगे, कैसे हम पढ़ पाएंगे, एग्ज़ाम हम कैसे देंगे। तो हम एज एन टीचर इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी to teach every topic which are very much important in your syllabus and for examination point of view also. तो ज़्यादा टाइम फालतू चीज़ों में ना बर्बाद करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो यूनिट 3 का एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेमा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम वी टॉक अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में ये आता होगा एज एन लेमैन कि व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज है क्या? फॉरेन एक्सचेंज नॉट फॉर द इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज। जैसे कि आप अगर भारत में रहते हैं और भारत में कुछ भी अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, घूमते हैं या किसी भी चीज़ में अगर आप उस चीज़ की आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो आप अपनी करेंसी में करते हैं, कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं होता। बट यदि आप किसी दूसरे देश जाते हैं आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो किसी बिजनेस के पर्पज़ से, किसी काम के पर्पज़ से, किसी घूमने के पर्पज़ से या किसी और भी बहुत सारे पर्पज़ से अगर वो इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं या कोई बाहर का आदमी अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, वो आपके देश में आता है घूमने के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कोई अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए, तो उसमें हमें वो तो पैसे लेके आता नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो इंडियन करेंसी वहाँ से लेके आता है, वो अपनी करेंसी में कुछ पैसे को आता है और वो क्या करता है, उस पैसे को एक्सचेंज करता है और वो हमारी करेंसी में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये आगे की प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जानिए कि फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है। वो जो हर वो करेंसी का एक्सचेंज जो दूसरे कंट्री में एक्सेप्ट होती है। तो आप अब जानेंगे फर्स्ट कि नीड ऑफ एक्सचेंज क्या है। नीड ऑफ एक्सचेंज बेसिकली यही है कि अगर हम किसी भी देश में जाते हैं वहाँ के देश की करेंसी की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ की उस करेंसी में कुछ भी काम करेंगे। तो फर्स्टली वी नो दैट कि इसको मैनेज कौन करता है, ये होता कैसे। इट वॉज बेसिकली कैन से दैट it is basically managed by RBI, Reserve Bank of India. हम रिजर्व बैंक की बात करेंगे बिकॉज इट इज़ एन अपेक्स बैंक विच मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। नाउ अब हम बात करते हैं फेमा के हिस्ट्री की, फेमा आया कहाँ से। It was basically come from the FERA 1974. तो आप ये पूछेंगे कि सर जब फेरा आया तो फेमा क्यों आया। तो हमारे देश में सबसे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज के देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जिस अथॉरिटी को बनाया गया वो फेरा बनाया गया। इट वॉज कम इन 1974
तो जैसा कि आप पढ़े हैं और आप जानते हैं कि उस समय हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस नहीं करते थे। वी आर फोकसिंग इन आवर इंटरनल बिजनेस। जो हमारे इंटरनल बिजनेस थे, जो हमारे इंटरनल सर्विसेज थे, हम उन पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। वी आर वेरी लेस फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट। And secondly, we are not in that condition to invest in the foreign. And in our country, industrial policies are not like that कि फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आए और बहुत इन्वेस्ट करें। इट वॉज द एज ऑफ प्री LPG। तो उस समय हमें कुछ लिमिटेड चीज़ें जैसे क्रूड ऑयल, कुछ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत ही पड़ा करती थी, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज करना जाना पड़ता था। तो उस समय जो फेरा था वो उस हिसाब से तो सही था, लेकिन उसमें जो उसकी सबसे बेसिक जो एक निगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं था, इट वाज द कंजर्वेटिव अप्रोच। वहाँ पे हम जो फॉरेन एक्सचेंज था उसको कंजर्वेटिव में रखते थे। हम उसको अधिक से अधिक रोक कर रखना चाहते थे, हम उसको अधिक से अधिक बचा कर रखते थे, प्रिवेंट करते थे। हम बहुत ज़्यादा उसको मैनेज करने की कंडीशन में नहीं थे। इट वॉज वेरी मच स्ट्रिक्टली फॉर द एक्सचेंज। कोई भी एक्सचेंज करना है तो उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत कंजर्वेटिव था, बहुत कंट्रोलिंग था। और शुरू में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जब हम LPG की तरफ गए, ओपन इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी की तरफ जब हम गए, तो हमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स फेस होने लगे। जैसे जो बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए आए थ्रू FDI, थ्रू मैक्सिमम MNCs, थ्रू शेयर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे ये सूटेबल कम होने लगा। हमें बहुत सारी चीज़ों में इनकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रूल को में थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहा, बट अमेंडमेंट वाज नॉट सो मच सक्सेस। तो इस एक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करके एक नया एक्ट लाया गया, वाज द FEMA 2000, FEMA 99, which was basically amended in 1st June 2000। तो ये तो था एक बेसिक हिस्ट्री जहाँ से FEMA आया। अब हम थोड़ी डिफरेंस जान लेते हैं कि FEMA और FERA में डिफरेंस क्या था। FEMA जो था वो बेसिकली अ कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था। हमें फॉरेन एक्सचेंज को अधिक से अधिक बचाना था, कम से कम उसको खर्च करना है, जो फॉरेन से एक्सचेंज आ रहा है उसको बचा के रखना। लेकिन जो FEMA है, इट वॉज फॉर द रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज इट वॉज वर्किंग इन द एरा ऑफ ओपन मार्केट। एक ओपन मार्केट की एरा में काम कर रहा था। इससे पहले जो FERA था वो किसमें काम कर रहा था? क्लोज्ड इकोनॉमी, रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी में काम कर रहा था। यहाँ पे क्या डिफरेंस था? यहाँ पे एक पूरी तरह से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था, लेकिन इसमें FEMA में इसमें डेवलपमेंट एंड गुड मॉनिटरिंग ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व नहीं करना था, उसको और बढ़ाना था, उसको एक्सपेंड करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको थोड़ा लिबरल बनाया था फॉरेन, ताकि फॉरेन से जो कंपनियाँ आ रही हैं, जो उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है या जो हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उससे एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ सके। दूसरा चीज़, जब फेरा था वहाँ पे कोई भी केस अगर इस तरह का होता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा जो पेनल्टीज था वो क्रिमिनल ऑफेंस का था। इसलिए लोग वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज करने में डरते थे, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करने से डरते थे, उसको बहुत ज़्यादा माइंड करते थे, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट वेरी मच नोन अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। वहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं था कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो मान लिया जाएगा नहीं बाय मिस्टेक, क्योंकि वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे और वहाँ पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा था। इट वॉज अ पेनल्टी ऑफ 5 times which was charged by the government under this law. But in the FEMA, it was not a criminal offense, it was a civil offense. Civil offense मतलब कि यहाँ पे आप पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। क्रिमिनल चार्जेस का मतलब मैंने भी छूट गया मुझसे बताना। क्रिमिनल चार्जेस ऐसा चार्जेस जैसे आपके ऊपर कोई इम्पीचमेंट नहीं लगेगा, आपको केवल एक नॉमिनल पेमेंट, जो पैसे दे करके जो पेनल्टी है आप छूट जाएंगे। ये नहीं है कि आपको पैसे भी देंगे और जेल भी हो। लेकिन वो चीज़ किस में था? फेरा में। फेमा में क्या हुआ? फेमा में इस चीज़ को बदल दिया। यहाँ पे जो था उसको सिविल ऑफेंस बताया गया और इसको थोड़ी पेनल्टीज़ को भी थोड़ा कम किया गया ताकि लोग थोड़ा इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकें। थोड़ा इसके बारे में इसको अधिक से अधिक इसको प्रमोट किया जा सके। तो वहाँ पे जो पेनल्टी था उसको भी 3 टाइम किया गया। तो ये थोड़े बेसिक डिफरेंस थे जो फेमा और फेरा में थे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। फेमा के भाई क्यों बना, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था? तो इट वॉज बेसिकली मेड फॉर द amendmenting the restrictions in the foreign exchange। जो फॉरेन एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रोकने के लिए जो फेरा में थे। दूसरा, इट वॉज मेड फॉर द एक्सटर्नल ट्रेड and development of business. As you know that after LPG, there was a large number of MNCs were coming in the country, which is investing more and more, and for which there is a lot of services generated in your country. आज आप देख रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे MNCs हैं जो इवन हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आज सामान यूज़ करते हैं, नियर अबाउट 30 to 40% आर मेड बाई द 40%, मोर देन 40% है, कम है, मैं कह सकता हूँ 70% ऑफ products which are in your surroundings are made by any MNC or any company which are working as in global. उसके बाद इसको जो इसका एक ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स फॉरेन एक्सचेंज एंड इन द इंडियन market. So these all are the basic objectives for the FEMA. Now अब हम जानेंगे कि इसकी स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ है। It is applied in whole country. It is applied in whole country. Whole country में कौन से? All the offices, all the branches, all the companies which are working in your country and outside country which are governed or honored by the PRI. PRI, people residents in
इंडिया। जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय लोगों द्वारा भारत में या भारत के बाहर कोई भी बिजनेस किया जाता है और वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो, उसका ऑफिस आउटसाइड इंडिया हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके स्कोप के तहत। अब हम थोड़ा ये जानेंगे कि भाई इसको कंट्रोल कौन करता है, इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसको है। अगर जितनी चीज़ें मैंने आपने बताई तो सर की पेनल्टी है, ये है, सब कुछ है, इसको कंट्रोल कौन करता है। तो इट इज़ फर्स्टली इट वाज कंट्रोल बाय द आरबीआई, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। These two are the controlling authority which are controlling the foreign exchange. Now we'll discuss the administrative authority. Administrative authority means controlling authority वो authority है जो कंट्रोल करता है, जो मॉनिटर करता है, जो इसके लिए पॉलिसीज बनाता है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, जो इसको देखता है ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, जो एक्ट में जिन चीज़ों की बात की गई वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, इन सभी चीज़ों पे कौन बात करता है, काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एंड द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ये क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये जो पॉलिसी बनी है, जो एक्ट के तहत जितने नियम बने हैं, इनको वो जो जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में काम को मैनेज के द्वारा अपने वर्क को कर रहे हैं, उसको सही फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सही से चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। एक चीज़ मेरे से छूट गई, मैंने पेनल्टी की जब बातें की तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया आपको कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आकर के ये सिविल ऑफेंस में आता है। तो इसमें कुछ चीज़ों में कहीं कहीं थोड़ी क्रिमिनल ऑफेंस है, इम्पीचमेंट है, लेकिन उन इम्पीचमेंट को भी आप इनकैश करा सकते हैं इन द सिविल ऑफेंस। यदि आपको कोई पेनल्टी के सिवा अगर आपको कोई अलग से इम्पीचमेंट चार्ज होता है तो उसके सिवा आप पेनल्टी दे के छूट सकते हो। तो ये चीज़ छूट गई थी जो मैंने आपको बताना भूल गया था। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से ऑथराइज्ड पर्सन हैं जो ये हमें फॉरेन एक्सचेंज दे सकते हैं, जिनसे हम फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं। क्योंकि हर आदमी तो फॉरेन एक्सचेंज करता नहीं, हर आदमी को फॉरेन एक्सचेंज करनी हो, तो उसके लिए जो हमारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसने कुछ लोगों को ऑथराइज्ड पर्सन बनाया है, जो फेमा सेक्शन 2C के तहत आते हैं। जिसमें पहला जो है वो है एन ऑथराइज्ड डीलर, सेकंड वन इज मनी चेंजर, थर्ड वन इज ऑपरेटिंग बैंक यूनिट्स एंड एनी अदर पर्सन which are authorized under this act. तो ऑथराइज्ड डीलर वो है जो इस एक्सचेंज को सेल करते हैं, परचेस करते हैं। मतलब आपने अगर सैलरी उनको करेंसी दी तो उसके बदले वो एक्सचेंज करके आपको नहीं देते हैं। जैसे बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप जाते हैं, आप करेंसी देते हैं और आपको वहाँ की करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। ऑफ साइड बैंकिंग्स हैं वो होती हैं, जैसे जिस देश की आप करेंसी चाहते हैं वहाँ की वो बैंक आपके पास अवेलेबल है आपके, जिसमें से बहुत सारे आपके देश इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आपको उसकी करेंसी में कन्वर्ट करके आपको पैसे देते हैं। या इसके सिवा अगर आप हम में भी कोई ऑथराइज्ड डीलर हो सकता है जो इस फीमा के एक्ट को फॉलो करें, एक्ट में जो जो क्लॉजेज हैं उनको फुलफिल करता है, तो दे कैन गेट द ऑथराइज्ड रजिस्टर। तो दीज are the basic authorized person under FEMA. Now we will discuss the another point under which the FEMA work. FEMA में दो चीज़ों में ज़्यादा हम जिसकी बात करते हैं, दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पहला जो होता है वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एंड द सेकंड वन इज करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स।
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आप जानते होंगे, वो ट्रांजेक्शन जो कैपिटल रिलेटेड है, एंड द करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू पीएल अकाउंट्स, पीएल जैसे अकाउंट्स आप बनाते हैं उस तरह के। इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में जिसमें जैसे आपने कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो होंगे उनकी बात, और जो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं वो ट्रांजेक्शंस आते हैं जैसे आपका कोई एम्प्लॉई है, वो इंडिया का है लेकिन वो वहाँ पे जाके जॉब कर रहा है, वहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या कोई वहाँ से फॉरेन ट्रैवल टूर पे गया है, किसी मेडिकल पर्पज से गया, वो इंडिया में आया हो या इंडिया से गया हो किसी एजुकेशन के लिए। बहुत सारे आपके देश के लोग हैं जो फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको दे नीड सम मनी। मान लीजिए आप इंडियन हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में एमबीए के लिए जाते हैं, या रशिया जाते हैं, या यूएस जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं पढ़ने में। तो ऐसे कंडीशंस में यू नीड मनी ऑफ दैट, यू नीड करेंसी ऑफ दैट कंट्री। तो इस सारी चीज़ों का जो एक ट्रांजेक्शन होगा, जो वहाँ खर्चे होंगे, आपने माता पिता, आप विदेश रहते हैं, अपने माता पिता को यहाँ पे पैसे भेजते हैं, तो दीज आर द करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या है? मान लिया आप इंडिया के हैं, फॉरेन में कुछ ज़मीन खरीदते हैं, या फॉरेन से के हैं, या आप इंडिया में कुछ खरीदते हैं, तो दीज आर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। अंडरस्टैंड? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में बेसिकली वो सारे ट्रांजेक्शंस हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या कोई लोन्स है, फॉरेन का कोई लोन है, या इंडिया का किसी आदमी का लोन, इंडिया फॉरेनर किसी इंडिया से, दीज आर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। अब इसके सिवा हम ये जानें कि कौन कौन से लोग इसके तहत अलाउड हैं, कौन कौन से लोग ये फॉरेन एक्सचेंज फीमा के तहत आते हैं। तो फर्स्टली वन इज एन पर्सन, जो आते हैं, जिसके बारे में आपने सेक्शन 2U के सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन U में हम बताएंगे कि कौन कौन से लोग ऑथराइज हैं। तो सबसे पहले एन इंडिविजुअल, यू नो दैट, हम आप कोई भी एनी ह्यूमन बीइंग। सेकेंड, companies are also an artificial person, you already know. Then all the firms and Hindu undivided families and other many जो offices which are work in India, and these all are the। अब हम जानेंगे कि भाई हिंदू भाई एन इंडिविजुअल है कौन, क्योंकि बाकी सब तो फॉर्म्स हैं, वो तो नॉन लिविंग हो तो जहाँ है वहाँ है, लेकिन एन इंडिविजुअल पे ये कैसे अप्लाई हो। तो जो पर्सन रेसिडेंस इन इंडिया है, आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि पर्सन हैविंग लिविंग एनी कंट्री मोर देन 182 days are coming under the paying of income tax. But in the here it is something different. Here a person who is living in India or any country more than 182 days in past financial year, जैसे मान लीजिए आप इस साल नहीं, पिछले साल आपने कोई 182 दिन से ज़्यादा अगर आप उस देश में रहे हैं, तो वो रेसिडेंस आपका माना जाएगा, और सारे नियम कानून जो फीमा के हैं वो आप पर अप्लाइड होंगे। ठीक है, आप रेसिडेंस इन इंडिया माने जाएंगे। उसके सिवा जो और बात करेंगे वो है ट्रांजैक्शंस किस तरह। बेसिकली ट्रांजैक्शन जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो है। इनफ्लो ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, फीमा में इनफ्लो ट्रांजैक्शंस क्या है, जैसे कोई भी एक्सपोर्ट, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉरेनर का ट्रेवल, वो सब क्या है, सब इनफ्लो ऑफ एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे आपके देश में कोई विदेशी कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है, कोई एक्सपोर्ट आप करते हैं, या कोई शेयर फॉरेन कंपनी आपके देश की कंपनी का शेयर खरीदती
होती है या कोई फॉरेनर आके ट्रैवल करता है, दीज ऑल आर द इन्फ्लुएंस, जिससे क्या होता है आरबीआई हमारी और अधिक से अधिक खुश होती है कि भाई हमारे देश में इतना पैसे आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं लोगों से, तो ये हमारी क्या है एक्सचेंज, हमारे क्या है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दिस ऑल आर द बेसिक वे ऑफ इंक्रीजिंग योर फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो है आउटफ्लो, भाई हमारा आउटफ्लो भी होता है, हमारे देश में आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो कैसे होता है, जैसे हमारे देश का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाके बाहर, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट भी करती है कि भाई इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत सारे लोग हैं आपके देश में, बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में जाके पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या है हमारे देश के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमने उस पैसे को, जो हमारे देश का पैसा था, उसको हमने फॉरेन एक्सचेंज में उस देश में इन्वेस्ट किया, तो उस करेंसी हमारे यहाँ से कम हुई, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ। उसके सिवा उस पर कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसके बाद हम इम्पोर्ट अधिक से अधिक करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा कम। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फेमा के तहत आती है, और आई होप आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कम नहीं है। अगर आपको इसके सिवा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, कौन ऑथराइज्ड पर्सन है, इसके और भी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एनफोर्समेंट जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है उनको किस किस समय कितने कितने कैसे क्या अगर हम करते हैं तो वो ऑफेंस के तहत आएगा, किसके तहत गिल्टी अगर हम हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अब कॉलेजेस खुलेगा तो सिर्फ अप टू एग्ज़ाम होगा, अगर होता है तो भी आप तैयार रहिए। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप वीडियो सेंड कर दिए, या व्हाट्सएप हेल्प से आप पूछ सकते हैं, आपको बताएंगे। इसके सिवा क्योंकि इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला अनुभव है जिससे जो मैं ऑनलाइन आपको वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, व्हेनेवर विल डिस्कस, वी विल कम विथ मोर प्रैक्टिस। ओके, आई होप आपको ये फेमस समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है या कोई चीज़ अगर आपको लगता है सर ये छूट गया है, इसके बारे में आप डिस्कस नहीं किए, तो यू कैन आस्क। ओके, बाय।